लाइव है। चलिए स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लास में हम लोग 11 नंबर पैकेज का 20 नंबर सेट किए थे, है ना। एक पैकेज में 20 सेट होता है। आज हमारा पैकेज 12 शुरू हुआ जिसका सेट नंबर 1 है। ऑनलाइन में विद्यार्थी नए लोग सब जुड़े हुए हैं ना। देखो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जैसे पीडीएफ लगभग 6:30 बजे आपको एप्लीकेशन पर दे दिया जाता है। कितने बजे भेजते हैं जी? 6:30 में। हाँ, 6:30 बजे ही पीडीएफ एप्लीकेशन पर दे दिया जाता है। आप जहां पे लाइव देख रहे होंगे, लाइव के बगल में एक ऑप्शन होगा आपका। किस चीज का ऑप्शन रहता है? पीडीएफ का ही। हाँ, तो पीडीएफ का ही ऑप्शन होगा, है ना। तो पीडीएफ का ही ऑप्शन होगा। आपको 6:30 में एक बार एप्लीकेशन में अपना कोर्स खोल करके पीडीएफ वहां से ले लेना है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप पीडीएफ वहीं पर ओपन करके बना भी सकते हैं। इसको आप लोड करके फोटो कॉपी भी करवा सकते हैं। आपको जिस अनुसार सुविधा हो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद सारे सवाल को बना लेना है और लगभग आपका 7, 20, 25, 30 इसी में हम लाइव आएंगे आपका, है ना। कोशिश रहेगा 7, 20 से 25 में आपका लाइव आ जाए, है ना। और फिर उसके बाद हम सारे सवाल का लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। लाइव होने के बाद यहाँ पे दिखेगा, उसके पहले सेट पीडीएफ में जाना होगा तब मिलेगा। अच्छा ठीक है, हमको उतना पता ना चला। थोड़ा छेड़छाड़ करिएगा ना, वो अपने आप दिख जाएगा। छेड़छाड़ इन द सेंस मतलब जो भी आइकन होगा आपके कोर्स में उसको खोलिएगा, है ना, अपने आप पीडीएफ मिल जाएगा आपको। चलिए आइए आज का पहला सवाल बताइए, इसका आंसर कितना आया? डी, 4 नंबर। देखो सवाल कहता है ना कि इतना के भिन्न अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं। ये एक संख्या बड़ा सा दे रखा है और इसका अभाज्य गुणनखंड अलग अलग कौन सा होगा। आप बताइए इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। जरा इसका इकाई अंक मैच कराइए। 3 × 7 = 21, 1 और 1 9 9। इसका इकाई अंक 9 बना, जबकि यहां पर इकाई अंक कितना है? 1 है। और एक बात कंफर्म है, देखिए अभाज्य गुणनखंड इसका पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो भी अभाज्य संख्या को गुणा करेंगे यही गुणनफल ठीक मिल जाएगा। कोई भी नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड जब होना तो उसका गुणनफल स्वयं संख्या होता है। तो इसका इस सब ऑप्शन में गुणनखंड ना दिया है। इसका इकाई अंक देखिए 3 × 7 = 21, 1 9 9। इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 9 आया, जबकि यहां पर कितना है? 1 है। मतलब ये कभी हो नहीं सकता है। आप इसमें देखिए 7 × 7 = 49 का 9 और 9 एकम 9। इसका भी इकाई अंक कितना आया? 9 आया, जबकि इकाई अंक कितना है? 1 है। संभावनाएं 2 पर बन रहा है। देख लीजिए 7 × 7 = 49 और 49 9 कितना? 9 9 81, इकाई अंक 1 मैच कर रहा है। मतलब ये संभावना हो सकता है। दूसरी बात आप देख लो 7 एकम 7 और 7 × 3 = 21 का इकाई अंक 1। यहां भी इकाई अंक 1 बन रहा है, यहां भी इकाई अंक 1 बन रहा है। मतलब इसके लिए आंसर ए हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है। अब हम कैसे पकड़ेंगे कौन होगा? तो आप देखिए इसमें और इसमें देखिए क्या अलग है। 23 अलग है, 17 अलग है कि नहीं। तो जो दोनों में अलग है उससे आप डिवाइड करके देख लो। जैसे 23 है, आप 23 से डिवाइड करके देखिए तो 23 एकम 23 और फिर 3 पर 3 33, तो 23 एकम 23 10 और 10 पर 8 108। फिर 23 से भाग दीजिए तो 23 चौके 92 और शेषफल कितना बचा? 16 पर 1 161, 23 × 7 = 161। मतलब क्या हो गया? ये 23 से पूरा कट गया और 23 क्या है? 1 अभाज्य है। इसका मतलब आंसर ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका 23 नहीं है आपका। ऐसे हम आंसर थोड़ा जल्दी छांट सकते हैं। अदरवाइज फिर कोई विद्यार्थी ऐसे भी किए होंगे 26,381 को ऐसे फैक्टराइज किए होंगे। तो इसमें बड़ा लोच है। 1 से भाग दीजिएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, 19 से, अभी भी नहीं कटेगा। जानते हैं सबसे पहली बार कहां कटेगा? सबसे पहली बार ये 23 से जाके कटेगा।
तो पहले से जानकारी थोड़ी था ना कि 23 से कटेगा। आप पहले तो ट्राई करते, 7 से भी चेक करते, 5 से भी चेक करते, आप 11 से भी चेक करते, 13 से भी चेक करते, 17 से भी चेक करते, 19 से भी, तब जाके 23 पर आपको मिलता है ना। तो इतना करने से बेहतर है जो मैंने बताया है, ये सोच से आप सवाल करेंगे। 2 ऑप्शन तो इकाई अंक से छट गया, एकर इकाई अंक 9, एकर इकाई अंक 9, तो 2 ऑप्शन छट गया। बचा ये 2 ऑप्शन, और इसका भी इकाई अंक 1 मिल रहा है, इसका भी इकाई अंक 1 मिल रहा है। अब आंसर जानते हैं कंफर्म किस पे होगा, या तो इस पे होगा, नहीं तो इसमें आपका होगा। अब कहोगे सर इन दोनों में हम कैसे चेक कर ले एक बार में, तो 37 से कभी मत भाग दीजिएगा, क्योंकि 37 इसमें भी है और 37 बेवकूफी है। 37 से तो कटना ही कटना है, इसको कटेगा ही कटेगा, फिर भी नहीं पकड़ाएगा कि दोनों में 37 है। भाग हम उससे देंगे जो दोनों में नहीं रहेगा। तो 23 हमने देखा कि इसमें है बट इसमें नहीं है, तो हमने 23 से भाग दिया, कट गया, मतलब उत्तर ही। आपकी इच्छा, आप 17 से भाग दे सकते थे क्योंकि 17 दोनों में नहीं था, तो 17 से भाग देते तो नहीं कटता। तो 17 नहीं कटा मतलब यह अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ईवी छटा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी हो जाएगा। खाली एक कौनो संख्या से केवल भाग देना है, आंसर हो जाएगा आपका। कुछ कहना है किसी को, तो ये हमारा सोच होना चाहिए इस सवाल में, है ना। ऐसे सोचिएगा तो ऐसे बड़ा दिक्कत है, बहुत दुखदाई है। 23 पे जाके पहली बार मिलेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। दिए गए चित्र में ज्योमेट्री का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। सौरभ यादव, नहीं सॉरी सुब्रात यादव, बिल्कुल कमेंट आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। लाइव में स्पीड नहीं बढ़ेगा, स्पीड कैसे बढ़ेगा जी? पता नहीं कैसे आप लोग गणित समझ जा रहे हैं ना, जब ये बात नहीं समझ रहे हैं। लाइव में हमारा स्पीड कैसे बढ़ा दीजिएगा, जैसे बोलेंगे वैसे ना रहेगा। लाइव में स्पीड बढ़ेगा रिकॉर्डेड में, जब लाइव के बाद वीडियो देखिएगा तब, है ना। आइए, दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है जहां DP बराबर 8 है। आप देख लीजिए DP का मान कितना है, 8 है। फिर PB का मान कितना है, 2 है, 2 है। कहता है कि PC लंब DB, PC जो है ना वो DB पर लंब है। देखो थोड़ा सा यहां पर हमारे टाइपिस्ट का जलवा है, यहां पर ये रेखा ऐसे सीधा होना चाहिए ये वाला, ठीक ना, तब ना होगा PC लंब DB बोल रहा है, तो ये लाइन आपका पूरा सीधा होना चाहिए। ई टेढ़ा रहेगा, ये लाइन पूरा सीधा होगा। देख लीजिए PC लंब DB आपका होगा, है ना, बात है, लंब है ये। और जबकि यहां से यहां तक 8 दिया है, यहां से यहां तक 2 दिया है। सवाल कहता है AP का लंबाई बताइए, ये वाला कितना है ना। मेरी बात को गौर से सुनिए, आप सारे के सारे विद्यार्थी ट्रायंगल DBC में जाइए। DBC बोले तो दाल भात चोखा, है ना। DBC में देखो DBC, दाल भात चोखा में जाइए। आप बताइए कि जब ये आयत है तो ये कौन 90 डिग्री होगा क्या, 90 डिग्री होगा। अब देखिए एक यहां पर प्रॉपर्टी आप सभी को पता होनी चाहिए, सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। देखिए यहां से इस पे हम लंब डाल दिए, इसका नाम लिख देते हैं ABC और ये D। तो देखो BD स्क्वायर बराबर AD गुना DC होगा आपका, AD गुना DC हो जाएगा, AD गुना DC हो जाएगा। देखिए भाई BD स्क्वायर बराबर AD गुना DC, ये आना चाहिए आप सभी को। आपको याद होगा तो मैं बता दूं कि पीछे का लगभग 2-3 सेट आप बैक जाइएगा तो मैंने एक सवाल इस पे भी आप सभी को कराया है। मैंने कहा था रिलेशन को याद रखना। देखो ये सवाल इस पर फिर आ गया, है ना। अगर हमारे पास ये वाला लंबाई है और ये वाला लंबाई है तो ये लंबाई को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। BD स्क्वायर बराबर AD गुना DC, याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। अब सुनिए यहां पर ट्रायंगल DBC में बताइए ये लंब है कि नहीं है, लंब है। और ये कर्ण का ये वाला टुकड़ा कितना है, 8 है, और ये वाला टुकड़ा कितना है, 2 है। तो आप बताइए PC स्क्वायर बराबर क्या 8 गुना 2 होगा। PC स्क्वायर बराबर क्या होगा, DP गुना PB, यही वाला AD गुना DC। तो बोलिए PC का मान कितना होगा, 4 हो जाएगा। 8 दूना 16 का वर्गमूल 4 हो गया। बोलो PC का मान 4 हो गया।
तो पीसी का मान 4 निकला, लेकिन हमसे क्या पूछता है, एपी पूछता है। अब कहोगे सर अब एपी कैसे निकलेगा, तो एक और कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, एक और चीजें आप सभी को लगेगा, एक और चीजें यहां पे लगेगा। सारे विद्यार्थी सुन लीजिए यहां ध्यान से। देखो एक आयत है और आयत के अंदर में कहीं बिंदु P है, ठीक है। आयत का नाम दे देते हैं, आप कहिएगा तो ABCD दे दिए। देखो यहां से इसको मिला दिए, यहां से इसको मिला दिए, यहां से इसको मिला दिए, यहां से इसको मिला दिए। तो याद रखना ऐसी स्थिति में क्या होता है, PA आमने सामने वाला शीर्ष PA, यहां क्या है PC, यहां पे ये होता है PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर होता है PB स्क्वायर और प्लस में PD स्क्वायर। आपका देखो PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, आमने सामने वाला शीर्ष। तो ये रिलेशन भी आप सभी को ध्यान रखना है। कहोगे सर इसका यूज हम कब करते हैं, तो देखिए PA PB PC PD में 3 को दे करके और चौथा आपसे कभी पूछेगा। देखिए ये कितना दिया 8 और ये कितना दिया 2, ये कितना दिया 4 और ये वाला आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो याद रखना है PD स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। ये रिलेशन होता है किसी आयत में, आप सभी को ध्यान रखना है। ये चीजें साबित भी होता है लेकिन कोई मतलब साबित करने का नहीं है यहां पर, है ना। सुनिए PD स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 8 का स्क्वायर, और सामने वाला PB स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4 का स्क्वायर, और सामने वाला यहां पर PA का स्क्वायर हो गया। 3 को दिया था, चौथा पूछ रहा है। सारे विद्यार्थी बोलिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 68, और 68 में से 4 का स्क्वायर 16 घट जाएगा 52 बराबर PA स्क्वायर। देखो 52 बराबर PA स्क्वायर, स्क्वायर आएगा रूट में, तो बोलिए 52 का मतलब 4 गुना 13 होगा, 52 का मतलब 4 गुना 13, तो स्क्वायर जाएगा रूट में, तो 4 का वर्गमूल 2 और रूट के अंदर में 13 रहिए जाएगा, तो 2 रूट 13 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ भाई बोलिए, अभी तो आप आ रहे हैं तो समझिए कैसे, इधर से इधर आप गए थे अभी थोड़ी देर पहले। नजर इधर जरूर रहता है, वो उंगली में हम आंख रखे हैं, ऐसे देखते रहते हैं ना। रिपीट नोट करिए, मैं रिपीट कर, देखो 2 ठो मैंने कॉन्सेप्ट बताया और इन दोनों का यूज है इस सवाल में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, घबराने की बात नहीं है ना, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले इस सवाल करना है तो ये दो बातें आपको आना चाहिए। ज्यामिति का कंसेप्ट है, ज्योमेट्री का। फिर से ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। ये समकोण त्रिभुज में अगर समकोण वाले सिर से हम लंब डाल देंगे तो जेन्युइन बात है कर्ण 2 भाग में बटेगा, एक भाग AD होगा और दूसरा भाग DC होगा। तो BD AD और DC में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि BD स्क्वायर बराबर AD गुना DC होता है। ये चीजें है। अब इसके बाद एक आयत ABCD है, इसके अंदर में कहीं भी एक बिंदु है, कहीं भी अंदर एक पॉइंट है, P ले लीजिए। अब यहां पर ये हो गया PA, ये हो गया PC, ये हो गया PD और ये हो गया PB। तो इन चारों भुजाओं के बीच एक संबंध होता है, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। इसका यूज हम कब करते हैं, जब 4 गो में 3 गो दे के चौथा पूछता है। तो सुनिए सवाल में 8 दिया है, 2 दिया है, और सवाल कहता है कि PC जो है ना वो DB पर लंब है। तो ई 90 डिग्री आयत है, तो ई कोण 90 है, तो कौन सा त्रिभुज बन गया, ई समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में देखो समकोण वाला सिर से लंब डाला गया, तो इस लंब की लंबाई PC है, तो PC स्क्वायर बराबर 8 गुणा 2 हो जाएगा। ये वाले कंसेप्ट से PC स्क्वायर बराबर 8 गुणा 2 16 का स्क्वायर रूट 4, PC का मान 4 हो गया, हमने लिख दिया। अब फिर ये वाला लगा देंगे 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। सोल्व कर दिए, PA का मान 2 रूट 13 आ गया। कुछ कहना है किसी को? आई दोनों बात याद रखना है, ये दोनों ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पे। देखो
हमारा ये 2 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अभी सीडीएस का क्वेश्चन चल रहा है। अभी सीडीएस का क्वेश्चन चल रहा है अभी पिछले लगभग 3 सेट से आसपास में, 3 या 2 सेट से, और अभी लगभग 10 दिन चलेगा अभी, है ना, 10 दिन चलेगा आपका। और देखिए और कुछ सवाल बहुत ही हाई लेवल का है, तो उसको अभी नहीं रख रहे हैं, वो बीच में उसको कभी कभी 2-2 चर्चा को कर करके डाल देंगे, है ना। अभी जो है हम लोग मॉडरेट वाले पे ज्यादातर काम कर रहे हैं। बहुत जो कुछ हाई 100 सवाल उसमें पूछता है गणित का, 100 गो क्वेश्चन आपका गणित का, 2 घंटा टाइम देता है आपका। तो 100 सवाल में आपका लगभग 20 सवाल के आसपास में, अभी हम 20 सवाल को इग्नोर करके चल रहे हैं। अभी सेट में हम 80 सवाल ही दे रहे हैं, क्योंकि 80 सवाल क्या है आपका, मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट आपका है, मॉडरेट से भी थोड़ा सा ऊपर आपका कुछ सवाल है। और कहीं ना कहीं सारे एग्जाम में यही 80 सवाल पूछा जाता है, सारे एग्जाम में आपका। बाकी 20 सवाल ये बहुत ही हाई लेवल का आपका 15-20 सवाल है। तो ये जो 20 सवाल जो हम छोड़ रहे हैं ना, वो 10 दिन जैसे ही बीतेगा, 10 दिन जैसे सीडीएस का सवाल खत्म होगा, तो अगला जो चीज में हम एंट्री करेंगे उसमें 2-2 को 3-3 को सवाल बीच बीच में घुसल करके आपको सिखा देंगे वो, है ना। क्योंकि अभी अगर वो सब सवाल लेंगे तो फिर 25 क्वेश्चन में डिस्कशन में फिर लग जाएगा 9:30 चल जाएगा आपका, है ना। तो मतलब उस तरीके से हम चीज को कर रहे हैं, मतलब आपको कोई उस तरह का दिक्कत नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा, अपने हिसाब से हम कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद x-1, x-2, x-4 -90 का गुणनखंड है। यह सवाल है कि इसका फैक्टर कौन है। अब देखिए, इसका फैक्टर पकड़ने के लिए वैसा नहीं कि गुणा करके कुछ फैक्टर करेंगे, उतना तामझाम करेंगे, उतना टाइम नहीं रहेगा, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो। सीधे आप ऑप्शन से ट्राई कर लो, सीधे ऑप्शन से ट्राई करिए। इसका जो भी गुणनखंड होगा वो उस बहुपद को सेटिस्फाइड करेगा, होता है उस बहुपद का जो भी सही गुणनखंड चारों में होगा जो उसे सेटिस्फाइड करेगा। तब कहिएगा कैसे सेटिस्फाइड कराएंगे, बड़ा सिंपल है। इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x का मान कितना आएगा, बोलिए जल्दी से, -14 आएगा। अब क्या करेंगे पता है, उसमें हम x का मान -14 रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां -14 रखेंगे। और अगर -14 रखने पर 0 आ गया, सेटिस्फाइड करने का मतलब, इक्वेशन सेटिस्फाइड करने का मतलब है 0 आना। और जैसे ही 0 आ गया समझेंगे यही इसका फैक्टर है, नहीं आया दूसरे पर ट्राई करेंगे। जल्दी जल्दी देखिएगा, यहां पर सब लोग लिखिएगा, ए नंबर ऑप्शन पे हम चल रहे हैं, जहां x है वहां -14, बोलिए -14 और -1 -15 गुना, फिर देखो -14 -2 -17 गुना, और -14 -4 -18, अच्छा यहां पे -16 -18, अब फिर यहां पर माइनस का 90। आपको लग रहा है कभी 0 आएगा, ये नहीं आएगा, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ऐसी जल्दी जल्दी चेक कर लेना है। देखो इसको बराबर में 0 करेंगे तो x का मान कितना, प्लस का 14। अब जहां जहां x वहां 14 बैठाएंगे, 14 में से 1 घटा 13, और फिर 14 में से 2 घटेगा, अरे बोलो 12, 14 में से 4 घटेगा 10, अब -90, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, ये भी खत्म। वैसे ही जल्दी जल्दी छांट लेना। सी, इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x का मान, अब जहां जहां x वहां 6, तो 6 में से 1 घटा 5, और 6 में से 2 घटा 4, और 6 में से 4 घटेगा 2, -90, 5 का 20, 20 दूना 40 में से 90 घटेगा, 0 आएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी हो जाएगा, 70%। अरे 3 को छट गया तो डी होना ही है, आप चेक कर लो। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का मान कितना आएगा, जहां जहां x है वहां वहां 7 बैठे, 7 में से 1 घटा, 7 में से 2 घटा, और 7 में से 4 घटा 3, -90, बोले 6 × 5 = 30, 90, और 90 - 90 0 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब उसका गुणनखंड यही है, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन कहिए या फिर बहुपद कहिए, अगर उसका ये सही में गुणनखंड है तो x का मान उसमें रखने पर क्या आएगा, लड्डू आएगा, 0 आएगा आपका। आ गया, मतलब आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो ऐसे चेक करना है, ना कि बेसिकली तोड़ना है। उसे वो लोग बोर्ड के एग्जाम में तोड़ते थे खूब लंबा लंबा, आपका 8 लाइन में, 10 लाइन में, 12 लाइन में, जितने लंबा होते हैं नंबर, है ना। कभी भी कोई बहुपद का गुणनखंड जांच करना हो, सबसे बेहतरीन कंपटीशन में यही तरीके होगा
कि आप x का मान ले लो ऑप्शन से और सीधे बैठा लो, अगर 0 आ गया तो समझेंगे वही गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। बड़े चलिए ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। कहता है 2400 रुपया 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया हो जाता है। आप देखिए 2400 रुपया 3000 रुपया हो जाता है। देखिए यह मूलधन, आई है समय, आई है पुरनका मिश्र धन। रेट नहीं दिया है तो कोई तो रेट रहा होगा, कुछ तो रेट लगा होगा, तभी तो मिश्र धन इतना हुआ। अब आगे पढ़िए, इससे आगे क्या कहता है, यदि ब्याज की दर इतना % कम होता, कहता है कि जो पहले जितना भी रेट था, नहीं पता है पहले जो भी रेट था, कहता है यदि रेट इतना % कम होता तो जाहिर सी बात है रेट जब चेंज करेगा तो क्या मिश्रधन ब्याज चेंज नहीं होगा? मूलधन तो फिक्स रहेगा 2400 का 2400, लेकिन ब्याज और मिश्रधन बदल जाएगा। तब कहता है कि बताओ नया मिश्रधन कितना होगा। तो सुनिए यहां पर सब लोग ध्यान देंगे, नया मिश्रधन बराबर, देखो प्रारंभिक मिश्रधन, प्रारंभिक मिश्रधन प्लस माइनस बढ़े या घटे दर पर ब्याज, है ना। अब कहोगे सर प्लस माइनस क्यों लिखे? तो अगर रेट बढ़ेगा तो जेन्युइन बात है मिश्रधन बढ़ेगा, तो बीच में साइन क्या यूज करेंगे? प्लस। और यदि रेट घटेगा तो मिश्रधन भी घटेगा, तो बीच में साइन यूज करेंगे हम माइनस, है ना। चलिए ये सबसे शॉर्ट तरीका है। बोलिए प्रारंभिक मिश्रधन कितना? 3000। यहां पे रेट कम हो रहा है तो माइनस कर दिए। और सुनो रेट को कम करने से कितना ब्याज कम हुआ? घटे दर पर ब्याज को घटा देंगे, हमारा नया मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। तो बोलिए ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? अच्छा इसका मान थोड़ा बोलिए, 3 एकम 3 और 2 5/3%। बोलिए 5/3% घट रहा है सालाना, 5/3% घट रहा है सालाना। तो बोलो 3 साल में कितना घटेगा? 5% ब्याज घटेगा। अरे घटेगा कि नहीं घटेगा? सालाना घट रहा है 5/3%, तो 3 साल में कितना घटेगा? मल्टीप्लाई बाई 3। ऐसे भी देखिए दर और समय को गुणा करते हैं तो ब्याज हो जाता है। कै % ब्याज घटेगा? 5%। किसका? मूलधन पर ब्याज लगता है 2400 का, तो 2400 का 10% 240, 5% 120, सीधे 120 घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कितना? 2880। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नहीं बुझाया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कुणाल मंडल ऑल स्टूडेंट्स का कमेंट शो नहीं कर रहा है। आप लोग में से जितने भी लोग लाइव है सबका कमेंट हमारे पास आ रहा है। आप लोग एक दूसरे का कमेंट नहीं देख सकते, ऐसा एप्लीकेशन पे फीचर है, होना भी चाहिए। यूट्यूब वाला बात नहीं है कि एक दूसरे का कमेंट पढ़ पढ़ के खूब बतिया रहे हैं, आपस में गप कर रहे हैं। आप एक दूसरे का नहीं देख सकते, हमारे पास सबका आ रहा है। अभिषेक आनंद, कुणाल मंडल, बिमले क्या है, बिमलेश, सॉरी, शिवम, विवेक, ऋतुराज, सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, सबका आ रहा है। आगे बढ़े? नहीं बुझाया? पहले वाला मिश्रधन कितना? 3000। सबसे पहले तो ये चीज की जानकारी आप सब लोग रखिए, नया मिश्रधन बराबर क्या होगा? प्रारंभिक मिश्रण मतलब पहले वाला, अब प्लस माइनस बढ़े या घटे दर पर ब्याज। अगर रेट बढ़ रहा है तो साइन प्लस और रेट घट रहा है तो साइन माइनस। तो प्रारंभिक मिश्रण 3000 दिया था, हमने लिख दिया। और आप देखो कि रेट को घटने से ब्याज कितना घट रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट होगा? रेट घटेगा तो ब्याज भी घटेगा, कम मिलेगा। तो आप देखिए कि इतना % रेट घटने से ब्याज हमको कितना कम मिल रहा है। तो इसका मान कितना हो गया? 5/3% घट रहा है सालाना। तो साल में जब इतना % ब्याज घटेगा तो 3 साल में कितना घटेगा? 3 से गुणा कर दिया 5%, है ना। इतना % घटने का अर्थ है 3 साल में 5% ब्याज घटना। तो क्या इसका 5% आप नहीं बता सकते हैं? आपको पता है इसका 10% कितना होगा? 240। कोई भी नंबर्स में एक अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे 10% होता है।
तो 10% का मान 240, तो 5% का मान 120। 5% ब्याज कम होने का मतलब 120 रुपया कम होना, तो हमने कम कर दिया, आंसर हो गया। कुछ कहना है बोलिए? और नहीं तो फिर यहां पे लिखिए ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100। मूलधन के जगह पर 2400, समय के जगह पर 3 और दर के जगह पर ये वाला बटा में 100 आएगा। सॉल्व करने पर 120 आएगा। चलिए तो अगले सवाल पे यहां बढ़ते हैं, सुनिएगा सब लोग। 5 नंबर सवाल देखो, यहां पर सवाल दिया है भाई 23 और -4√15 है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, आपका जवाब क्या होगा? इरेशनल। कोई पूछेगा कि ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या। रूट वाली संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं, ये बात जान लीजिए। रूट वाली संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं, तो ये आपका है अपरमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। 23 - 4√15। देखो 4 के जगह पर हमने सिर्फ 2 लिखा। 4 का मतलब क्या समझते हैं? 2 गुना, तो 2 को हमने रख लिया और ई वाला 2 को रूट के अंदर भेजेंगे, तो रूट के अंदर जाएगा 4 बन करके। बाहर में 2 है, रूट के अंदर 4 बन के जाएगा। 15 चौके 60 हो गया। अब इसी का निकालना है वर्गमूल। वही सवाल को थोड़ा अच्छे तरीके से सेट कर लिया। याद रखना, हमेशा जब भी रूट वाली संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो रूट का कोफिशिएंट को आप 2 बनाइए। क्या बनाइए? रूट के कोफिशिएंट को 2 बनाइए। सबसे पहला काम होगा, हमेशा 2 बनाना है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बोलिए a² + b² + 2ab 2 a - b का होल स्क्वायर बताइए a² + b² - 2ab 2 होता है वहां पर, क्योंकि 2 रहेगा तभी a + b का होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर पर सेट होगा, और जब स्क्वायर पर सेट होगा तभी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के इसका मान निकल पाएगा। तो 2 का होना एकदम कंपलसरी है, माथा में लोड कर लीजिए, हमेशा 2 होना चाहिए। 4 है तो अभी 2 बनाए, बाकी 2 को अंदर भेज दिए। अब सुनिए, इसके बाद सबसे पहला काम क्या है? 2 बनाना। बन गया कि नहीं बन गया? इसके बाद सुनिए, रूट के अंदर में कितना है? 60। कितना है जी? अब 60 का ऐसा 2 गुणनखंड सोचना है जिसे जोड़ने पर 23 आ जाए और एकदम सेटिंग रहता है, वो होगा ही होगा आपका। हमें तो मिल गया 20 गुणा 3 हो गया आपका, 20 गुणा 3। आप 20 3 गुणा करके देख लो 60 और 20 3 जोड़ के देख लो 23। एकदम सेटिंग रहता है, सेट रहेगा चीज आपका। तो कौन कौन इसका फैक्टर होगा? 20 और 3। अब बोलिए 20 पर रूट चढ़ा देंगे, रूट 20, और 3 पे भी रूट चढ़ा देंगे, रूट 3। अब बीच में साइन क्या है? माइनस लिख देंगे, यही इसका वर्गमूल हो गया, यही इसका वर्गमूल हो गया, है ना। और ये चीजें होगा प्लस माइनस साइन के साथ होगा, ये चीजें होगा प्लस माइनस साइन के साथ। अब ऑप्शन में प्लस वाला भी मिल सकता है, माइनस वाला भी मिल सकता है, तो इसको एक स्टेप बढ़ाइए ना। देखिए प्लस माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे? 2√5, रूट 20 को 2√5। अब देखिए प्लस से यदि गुणा करेंगे तो होगा 2√5 माइनस √3, ऐसा कहीं पर नहीं है, इसका मतलब माइनस वाला दिया है। चलो माइनस से इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 2√5 और ये माइनस माइनस प्लस में √3। देखो तो ये वाला आपका हो जाएगा। ई नहीं समझे मेरी बात को सुनिए, आप जानते हैं a - b का होल स्क्वायर करिए या b - a का होल स्क्वायर करिए, बतिया बराबर है, नहीं समझे? a - b का होल स्क्वायर करिए तो वही आएगा और b - a का होल स्क्वायर करिए तो वही आएगा, सेम आएगा। वही बात है, इसका वर्गमूल या तो a - b होगा या तो b - a होगा, इतना माइनस इतना होगा या √3 - √5 होगा, जो ऑप्शन में है मार देना है आपका। तो रूट वाली संख्या तोड़ने का सबसे शॉर्ट तरीका है, सबसे पहला काम है रूट के कोफिशिएंट को यहां कितना बनाना? 2 बनाना, और जैसे ही 2 बन जाएगा उसके बाद इसका ऐसा 2 फैक्टर सोचिए जिससे जोड़ने पर 23 पूरे। तो 20 और 3, 20 पे रूट चढ़ाइए और 3 पे रूट चढ़ाइए, आंसर यही होगा 2√5 माइनस √3, या फिर उलट के बोलिए √3 माइनस 2√5, कोई एक होगा उसको मार देना है। हो सकता है किसी के सवाल में ऐसे दोनों लिखा रहेगा प्लस माइनस साइन के साथ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो उसको मारेंगे। फिर कुछ कहना है बोलिएगा, बोलते नहीं है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर सवाल है, सब लोग ध्यान दीजिएगा।
सवाल संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। आप देखिए, कहता है 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 18 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती है, तो डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट। और डायरेक्शन अपोजिट में स्पीड घटता है ना? यस सर, जुड़ता है। डायरेक्शन अपोजिट में स्पीड क्या होता है? जुड़ता है। और डायरेक्शन सेम रहे तो स्पीड घटता है। तब सवाल करें एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा दूरी हमेशा जुटेगा। एक ट्रेन दूसरे को पार करेगा, दोनों की लंबाई तय करेगा, जोड़ देंगे। और यहां पर बड़ी बात है कि समय भी जुड़ेगा। 18 बटा 15, 18 प्लस 15, ऊपर मीटर में और नीचे मीटर पर सेकंड में। तो आप बताइए समय किस में आएगा? सेकंड में आएगा। ऊपर हो जाएगा 220 और नीचे में कितना जाएगा? 33। आप 33 से इसको भाग दे दीजिएगा। 7 बार में भाग लग रहा है तो 7 से एक वो है। अब ऐसा नहीं कि पॉइंट के फेरा बर्बाद होने लगना है। अरे भाग लगा 7 बार में, एक एक ऑप्शन है में 7 पॉइंट समथिंग है, तो मार के आगे निकल जाना है। 6 बार में भाग लग रहा है। ओ, तो ये आप ही के अनुसार आप ही लोग बोले 10 लोग 20 लोग 7.2 होगा, है ना? तो इससे भाग दीजिए तो भाग कितने बार में लग रहा है? अरे सीधे 11 से भाग 3 बार में, 11 से भाग 20 बार में, 3 छक 18, 6 वाला एक एक है। ऐसे भी 3 छक 18, 20 बटा 3। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए जी, हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है? 37 के पावर में 1000 है, वो 1000 से बाजार बनने वाला इसका नहीं है ना? हाँ, हम लोग बनने नहीं देंगे। पावर 1000 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 9 से भाग देंगे इसके बेस में, तरीके को सीखिए, सिंपल है। 9 से भाग देंगे 37 में, 9 चौके, शेषफल कितना बचा? 1 का पावर 1000 अगर कोई कह देगा तो क्या होगा? 1 ही ना होगा। तो कहां 1000 से बाजार बना आपका? सिंपली 1 निकल गया। 1 के पावर कुछ भी रहे 1 ही आपका होता है। ऐसे ही शेषफल निकालना है। 9 से भाग दिए तो 9 चौके 36, शेषफल 1, और 1 के पावर 1000 करेंगे तो भी 1 ही मिलेगा आपका। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 536 है। तो आप देख लो, एलसीएम और प्लस एचसीएफ कितना? 536, और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 296 है। तो एल माइनस एच बराबर 296। हम जानना चाहते हैं कि एल फॉर एलसीएम, एच फॉर एचसीएफ कितना होगा। एल प्लस एच बराबर इतना और एल माइनस एच बराबर इतना। अब सोल्व करके एल और एच का मान निकालना है, ठीक है? सोल्व करके एल और एच का मान निकालना है। तो क्या निकाल सकते हैं? देखिए ना, इन समीकरण को जोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? एल एल 2L और 6 6 12 के 2 9 3 12 1 13 5 2 7 1 8, यही ना होगा जी? 2 से काट देंगे तो 416 हो जाएगा। एल का मान 416, एल की वैल्यू को किसी एक में बैठा लीजिए तो एच का मान निकल जाएगा। बोलिए, यहां एल का मान रखेंगे 416 और 416 जाके उसमें घटेगा तो एच का मान 120 हो जाएगा। तो बोलिए एलसीएम कितना? 416, एचसीएफ कितना? 120। अब सवाल में कहता है कि यदि उसमें से एक संख्या 104 है तो दूसरी संख्या कितना होगा? क्या आपने पढ़ा है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या? आता है जी सबको? ये काफी काम का चीज है, बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर में से बने हैं। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसके मदद से हमने अलग अलग निकाल लिया, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहे हैं। बोलिए, एलसीएम हो जाएगा 416 और एचसीएफ हो जाएगा 120, है कि नहीं बात? अब पहली संख्या कितना होगा जी? 104 और दूसरी संख्या निकालना है। 104 से देखो ही कट जाएगा 4 बार में, तो आंसर कितना? 480, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। कुछ पूछना है बोलिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, 420 बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। 480, हाँ
480 बी, सही बात है। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या आपका है ना, ये ध्यान रखना है सभी को। देखिए ये पाई पहले भी कई बार पूछ चुका है और ये सीडीएस में पूछा है कि पाई ये कौन संख्या है। पाई अपरमेय संख्या है। जितना भी देखो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में सारी ऑप्शन को जिक्र कर दे रहे हैं। जो रूट वाली संख्या होता है और सिंबल वाली संख्या होता है, सब का सब अपरमेय संख्या होता है। अब कोई कहेगा सर रूट 4 क्या है, अपरमेय है? गलत बात है। रूट 4 की वैल्यू 2, जो बाहर निकल जाएगा वो अपरमेय नहीं होगा। रूट 3 क्या है? अपरमेय है। तो रूट वाली संख्या और सिंबल वाली संख्या, पाई क्या है? एक सिंबल है जिसकी वैल्यू 22/7 होता है। 22/7 परमेय होता है, लेकिन पाई जो खुद सिंबल है वो अपरमेय संख्या होता है। जैसे ई नेपेरियन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.71 होता है। तो ई जो है ना एक सिंबल है, तो ये अपरमेय होगा। ई भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में आपका, जैसे पाई पूछा ना वैसे ई कौन सी संख्या है, तो आंसर होगा आपका अपरमेय संख्या आपका। ठीक है। जितने भी साइंटिफिक सिंबल होते हैं, जैसे आप साइंस में पढ़ते होंगे स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड, तो स्मॉल जी सिंबल है ये आपका अपरमेय होगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो परमेय होगा। आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻11, तो ये जो आपका है ना वो सिंबल है इरेशनल, बट इसकी वैल्यू क्या होगा? रेशनल होगा। हमेशा याद रखिएगा। ऐसे एग्जाम में ई दोनों तो ना पूछा है, लेकिन ई दोनों पर सवाल बन चुका है, पाई और ई पर, है ना। जो भी सिंबल होते हैं वो इरेशनल और सिंबल की जो वैल्यू होता है वो रेशनल होता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब यहां पर आइए सब लोग, इसका तो आंसर ये हो गया। कोई कहेगा भाज्य संख्या बताओ, तो भाज्य संख्या का मतलब क्या है? जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से कटे, किसी और से कटे, है कि नहीं बात? जो सिर्फ एक और खुद से कटता है उसको कहते हैं अभाज्य, प्राइम। लेकिन जो एक और स्वयं के अलावे के और से कट रहा है तो फिर वो भाज्य होता है। इसको हम लोग संयुक्त संख्या भी कहते हैं, इसको हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं, अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक, ये सब जानकारी होना चाहिए। कभी कभी यौगिक लिख देगा, कभी कभी आपका संयुक्त लिख देगा। अंग्रेजी में होता है आपका कंपोजिट, है ना, भाज्य यौगिक संयुक्त कंपोजिट। परमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। रूट नहीं रहेगा, वो सब का सब परमेय आपका होगा। जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 होगा तो इसका मान अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर हम डी नंबर की बात करें, काल्पनिक संख्या, तो रूट के अंदर में निगेटिव को ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। कभी भी रूट के अंदर में अगर माइनस में संख्या हो जाए तो उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, और आई जो होता है ना, आईओटा, ये होता है इमेजिनरी आइडेंटिटी होता है, इमेजिनरी की पहचान है, आइडेंटिटी पहचान। और आई की जो वैल्यू होता है रूट अंडर -1। देखो रूट के अंदर में नेगेटिव, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई पावर 4 की वैल्यू +1। ये सारा जानकारी है इसका। कुछ कुछ चीजें कहीं पर आपको लगा होगा ये जानकारी नहीं था, तो उसको अपना कहीं दाएं बाएं लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ पूछना है इसमें, कहना है किसी को, बोलिएगा। चलिए भाई, तो अब आगे बढ़ेंगे। रूट के अंदर में नेगेटिव रहे उसी को काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या को हम एक और नाम दे सकते हैं, आभासी संख्या। आप लोग पढ़े होंगे ना प्रतिबिंब वाला में, काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वही चीज आपका। सवाल कहता है 20 व्यक्तियों को 10 दिन में काम पूरा करना था। आदमी कितने हैं? 20। कै दिन में काम खत्म करना था? 10 दिन में। 5 दिन काम करने के बाद उसे एहसास होता है कि केवल 1/4 काम ही पूरा हो पाया है। सुनिए, 20 लोग काम करना शुरू किया, कै दिन तक किया? 5 दिन। और पता है कितना काम हुआ? 1/4 काम हुआ। ये फॉर्मूला हो गया M1D1/W1। वर्क नीचे में है, 1/4 काम। अब सवाल कहता है कि इस काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और, उन्हें और कितने व्यक्ति की आवश्यकता है? तो 20 को पहले से तो आइए है, कितना और? X और
एक्स और, अच्छा समय कितना बचा है? 10 दिन का टोटल मोहल्लत मिला है जिसमें 5 दिन हमने यूज कर लिया, तो बचा कितना? 5 दिन। और पता है काम कितना बचा है? 3/4। अरे कोई भी कंप्लीट वर्क एक होता है, एक भाग होता है, जिसमें 1/4 उसने कर लिया तो 3/4 बचा हुआ है कि नहीं बात? तो 3/4 को हमने इधर लिख दिया। 10 दिन का टोटल समय लिया मिला था जिसमें 5 दिन यहां पर और 5 दिन बाद में। अब कह रहे कितना आदमी और लगाना पड़ेगा, तो पहले काम किया था कितना? 20 लोग, अब कितना और? तो 20 + x, x का मान निकालिए, आंसर हो जाए। कितना आया है जी? 40 आया है। बहुत बढ़िया। 4 से 4 खत्म हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया। देखो 3 जाके गुणा हुआ 20 दिए 60 में 20 आके घट गया, तो x का मान 40, यानी 40 आदमी को और लगाना पड़ेगा, तब काम समय पर खत्म होगा। कुछ कहना है किसी को? कौन सा फॉर्मूला लगा? m1 d1 by w1 फिर m2 d2 by w2। वर्क को नीचे लिखते हैं हमेशा, वर्क को, और आदमी दिन घंटा से ऊपर लिखाता है। MDH मसाला वाला फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। व्यंजक 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर के रैखिक गुणनखंडों x और y का योगफल क्या है? मतलब ही है, जैसे ये देखिए, ये है द्विघात व्यंजक है, क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, या फिर इसको बहुपद भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नहीं, क्वाड्रेटिक है, x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है। वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर होता है वही आपका क्या समीकरण कहलाता है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, मैक्सिमम पावर अगर 3 रहता तो क्यूबिक कहलाता आपका, त्रिघात समीकरण। हाँ हिंदी में। तो एक क्वाड्रेटिक व्यंजक को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, द्विघात व्यंजक है। अब जब इसका गुणनखंड करेंगे ना, जब इसको तोड़ेंगे तो इसका गुणनखंड द्विघात नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? एक घाती मिलेगा, जिसको हम लोग रैखिक कह सकते हैं, लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है? एक रैखिक हो गया। और द्विघात का मतलब हो गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, क्यूबिक मतलब त्रिघात, और लीनियर का मतलब कितना घात? एक घात आपका। क्वाड्रेटिक मतलब 2 घात, क्यूबिक मतलब 3 घात। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ही इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसका गुणनखंड रैखिक मिलेगा। रैखिक का अर्थ हुआ कि x पर पावर 1 वाला मिलेगा। इसमें x y पर पावर कितना है? 2 है, पावर 1 वाला मिलेगा रैखिक, इसलिए रैखिक गुणनखंड बोला है। और रैखिक गुणनखंड इसका आएगा 2 गो। द्विघात है तो 2 गो गुणनखंड आएगा, त्रिघात है तो 3 गुणनखंड आएगा। तो द्विघात है तो कै गुणनखंड आएगा? 2 गो। और सवाल कह रहा है कि गुणनखंडों का योगफल क्या है? दोनों गुणनखंड आएगा, जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर सोचिएगा ऑप्शन से कर ले तो नहीं होगा आपका। ऑप्शन से क्यों होगा? इसका फैक्टर थोड़े ना, उसका 2 गो फैक्टर है और दोनों का सम जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। मैंने थोड़ा समय लेकर के समझाया क्योंकि इसकी भाषा बहुत लोगों को पकड़ में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो जाहिर सी बात, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का 2 गुणनखंड है और दोनों का योगफल आपसे पूछ रहे हैं। और गुणनखंड एक्स वाई में है, वही क्वेश्चन में लिखा है एक्स और वाई में। तो चलिए उसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। आप सब लोग सीखिएगा 2x स्क्वायर। अच्छा, अब कोई कहेगा सर इसको तोड़ेंगे कैसे, तो नहीं सिखाइए। तो तोड़ेंगे कैसे? तो मेरी बात को गौर सुनिए, बड़ा आसानी से आप तोड़ना सीख सकते हैं। हर क्वाड्रेटिक को ऐसे हम तोड़ सकते हैं। बताइए, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलिए 2 गुणा -3 -6, क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दोनों को गुणा किए तो कितना है? -6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, आया ना जी। पहला पद और तीसरा पद का गुणनफल ही ना आएगा। अब इसका ऐसा 2 फैक्टर सोचना है, इसका ऐसा 2 को गुणनखंड सोचना है जिसको जोड़ने या घटाने पर प्लस का एक्स वाई है। तो मैंने तो सोच लिया, देखो प्लस का 3xy और माइनस का 2xy। आप देख लो 3xy में से 2xy घटाइए तो xy, और आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणनफल ये मिल जाएगा। करके देखिए, 3 गुणा -2 -6 और x गुणा x स्क्वायर, y गुणा y स्क्वायर, ये आ रहा ना।
इसी का ऐसा दो टुकड़ा लिखो, दो फैक्टर लिखो, इसे जोड़ने घटाने पर एक्स वाई मिल जाए, और फिर माइनस का कितना हो जाएगा 3y²। चलिए अब शुरू के दो टर्म और पीछे के दो टर्म में जो कॉमन है लीजिए, बोलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहां पर लीजिए 2x प्लस 3y ले लिए। अब फिर यहां पर क्या कॉमन है, माइनस का y, तो जो यहां बचा है वही पक्का वहां भी बचेगा, तो झट से लिख दीजिए 2x प्लस 3y। बोलिए इसमें भी 2x प्लस 3y, इसमें भी 2x प्लस 3y, तो फिर से एक बार कॉमन कर लिए, है ना। तो बोलिए इसको कॉमन कर लिए तो यहां क्या बचा x, और इसको कॉमन किया तो क्या बचा माइनस का y। यही दो ठो गुणनखंड है, पहला गुणनखंड दूसरा गुणनखंड, उसका यही दो गुणनखंड है। सवाल कहता है इस गुणनखंडों का सम बता दो, तो बोलिए 2x और x जुटेगा 3x, और प्लस का 3y में से y घटेगा तो प्लस का 2y। देखिए कहीं पर ये होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो उसको तोड़ना है गुणनखंड में और दोनों गुणनखंड को जोड़ देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना है भाई किसी को? 3xy को माइनस 3xy नहीं ना होगा। देखिए अगर हम ऐसे कर ले माइनस का 3xy और प्लस का 2xy, गुना करने पर तो ये पुर जाएगा, लेकिन इसका मान जरा देखिए क्या आएगा, इसका मान आएगा माइनस का xy, और जबकि यहां पर क्या है प्लस का xy है। प्लस का xy आना भी तो चाहिए, तो देखो 3xy में से 2xy घटाएंगे तो प्लस का xy बचेगा। अगर यहां पर इसे माइनस साइन लगा रहता ना, तब फिर इसको इधर रखते और उसको उधर रखते, नहीं माइनस में उसको लिखते और इसको लिखते प्लस में। बी कैसे होगा, हाँ कैसे होगा, क्या कॉमन का हो गया, हाँ और बोलिए उधर से भाई साहब कहीं से आवाज आ रहा था, हाँ बोलिए आपका भी हो गया। यही होता है ना ऑटोमेटिक हो जाता है नहीं पूछा करिए, मतलब डाउट है तो बोलिए, ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कुछ हम कह रहे हैं बोल रहे हैं ना। आपको जो डाउट है पूछिए, पैसा दिए काहे नहीं पूछिएगा, वसूल होना चाहिए पूरा, है ना, आपका राइट है भाई, नहीं पूछिएगा मत पूछिए, असूल हो गया है ना प्रथम भाज्य संख्या, आइए सबसे पहली भाज्य संख्या, अभी भाज्य के बारे में हमने बताया है। भाज्य संख्या वो जो एक से कटे, स्वयं से कटे और इसके अलावे किसी और से कटे। सबसे पहला नंबर वाला 4 होता है, देखो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। एक और स्वयं के अलावे किसी और से कटे उसी को भाज्य कहते हैं। सबसे पहला कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या 4 होता है ना। अगर कोई बोल देगा कि विषम में सबसे पहला, ये भी पूछा गया कि सबसे पहला विषम भाज्य संख्या कौन है, विषम भाज्य संख्या 9 हो जाएगा आपका, 6 विषम है, सबसे पहला विषम भाज्य संख्या तो 9, 4 के बाद 5 भाज्य नहीं है, 6 सम हो गया, 7 भाज्य नहीं है, 8 सम हो गया तो 9 हो जाएगा। सबसे शुरू वाला विषम भी हो और भाज्य भी हो, ऑड भी हो भाज्य भी हो, 9 आपका होगा। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वास्तविक मूल नहीं है, आप बताओ। तो जानते हैं इसका मूल पहचानने का तरीका यही है कि आप d निकालिए, d मतलब डिस्क्रिमिनांट, क्या होता है b² माइनस 4ac। देखिए समझने का प्रयास करिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट निकाल सकते हैं। d फॉर डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में कहते हैं विवेचक
या विवितकर, विवितकर, विवेचक या विवितकर, है ना। और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं, ठीक ना। तो अगर आपको इसका रूट्स का नेचर निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, देखो नेचर ऑफ रूट्स, मतलब क्या हो गया, रूट्स क्या कहते हैं, मूल, मूल, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, उसका नेचर कि मूल इसका कैसा होगा, कहीं वास्तविक होता है तो कभी समान होता है, कभी वास्तविक के साथ असमान होता है, तो कभी काल्पनिक होता है। तो इसमें 3 केस बनता है, मैं बारी बारी से तीनों केस को लिख दे रहा हूं। सबसे पहला काम क्या निकालना है, डी, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी का मान 0 के बराबर आ गया, किसी क्वाड्रेटिक में अगर डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 आ गया, तो याद रखना इसका मूल जो है ना वो रियल होगा एंड इक्वल होगा, वास्तविक और समान होगा। दूसरा नंबर, अगर आप डी निकाल रहे हैं और कभी इसका मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो ऐसी स्थिति में इसका रूट्स रियल एंड डिफरेंट होगा, या अनइक्वल भी कह सकते हैं, डिफरेंट होगा आपका। और कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा 3 नंबर में कि डी का मान 0 से छोटा आ जाएगा, 0 से छोटा मतलब माइनस में, माइनस में, तो वैसी स्थिति में इसका रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा आपका, इमेजिनरी होगा आपका। तो यही 3 ठो जो है ना इसका प्रॉपर्टी है, आपको डी निकालना है और पहचान में आ जाएगा किसका क्या होगा। चलिए, तो निम्नलिखित में से मतलब ये 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक को पहचानना है ना, कि किसका मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। देखो वास्तविक इसमें भी है, रियल, रियल वर्ड इसमें भी है, रियल वर्ड इसमें भी है, तो वास्तविक नहीं है तो सिर्फ तीसरा नंबर में आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और देखना है कि 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से छोटा आ रहा है। जिस ऑप्शन में डी का मान 0 से छोटा आएगा वहां रियल नहीं होगा, काल्पनिक होगा आपका, है ना। तो चलो डी का मान निकालते हैं। सारे विद्यार्थी बताइए डी का मान कितना होगा, कैसे निकलता है, तो फार्मूला से, फार्मूला तो नहीं बोलिए सब लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए बी का मान 16 का स्क्वायर 256, तनी मौखिक करेंगे, 4ac, तो 4 गुना 2 8 हतिये 24, 24 क्या 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा मतलब माइनस में आना, क्या ये माइनस में आ रहा है, नहीं होगा। अब यहां पर डी का मान निकालेंगे। अब ऐसा नहीं कि घटाने लगना है कितना आएगा, ये सब बेवकूफी है, एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है, हमको ढूंढना है निगेटिव, कि निगेटिव कहां आ रहा है। यहां देख रहे 256 में से 24 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट निकालने लगना है, एकदम गलत बात है। ऐसा भी हैबिट बनाना है आपको टेस्टे में, सोचिएगा एग्जाम हॉल में हम इस चीज का आदत बनाएंगे छोड़ने वाला तो नहीं हो पाएगा। वहां पर जैसा हैबिट अभी रहेगा वही वहां भी आपका रहेगा। कोई मतलब नहीं है घटा के मान लिखने का, एकदम महा बेवकूफी है वो, कभी नहीं करना। अभी से उस चीज का आदत बनाइए। होता है बहुत सारे गणित के ऐसे सवाल में कुछ चीज फालतू एकदम नहीं करना है, जितना से जरूरत है बस उतना ही करना है। जैसे यहां डी निकालना तो बी स्क्वायर, बोलिए 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 4ac, तो 4 दूना 8 है, 8 है, और फिर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाए, कितना आ गया 108 हो गया, प्लस में ना आ गया, हमको चाहिए माइनस में। फिर हम डी का मान निकालेंगे, बोलिए बी स्क्वायर, तो माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा आपका, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और माइनस में 4ac, तो 4 एकम 4, फिर एकम 4, यहां ये भी नहीं होगा। अब एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो बेवकूफी है डी निकालना, 3 को जब छंट गए तो ये होबे करेगा आपका, नहीं होगा तो फिर सवाल गलती है, कटेगा तो सबका मिलेगा तो सबको आपको, है ना। लेकिन अभी हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं, अभी निकालेंगे, फुर्सत के पल में हम लोग हैं, है ना। हाँ बताइए बी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और माइनस का 4ac, तो 4ac, तो 4 चौके 16 और 6 96। अब बोलो कि 81 में से 96 घटाएंगे तो माइनस 15 आया कि नहीं आया, तो डी का मान माइनस में आ गया, और माइनस में आ गया मतलब ये वास्तविक नहीं है, वही तो पूछ रहा है क्या है, काल्पनिक है, आंसर डी हो गया।
तो ये आपको हम थ्योरी के तौर पर इतना बताए हैं। इस सब चीज की जानकारी रखना चाहिए, अगर जानकारी है तो करना सिर्फ ये है आपको। ऐसा नहीं कि साइड में बताते समझना है उसके लिए सर इतना करना पड़ेगा, तो याद रखना ही है। ये अगर आपको याद है तो फिर यही करना है सिर्फ आपको। अगर किसी को ना पता होगा तो ये सब लिख लीजिएगा, साइड वाला जो भी बात लिखते हैं, और उसको याद करने का प्रयास करना है। द्विघात समीकरण का मूल को पकड़ने का यही तरीका है, डी का मान निकालना। अगर डी का मान 0 के बराबर आ गया तो वास्तविक के साथ साथ समान होगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ गया प्लस में तो वास्तविक के साथ साथ असमान होगा। अब अगर डी का मान निगेटिव आ गया 0 छोटा तो काल्पनिक मूल उसका होगा। कुछ पूछना है किसी को? दूसरा नियम क्या? कुछ नियम ना है, मूल्य यही पर डिस्क्रिमिनेंट से पकड़ाई करेगा। है टाइम क्या लगेगा? गजब प्राणी हो भाई। ई वाला ना लिखते तो टाइम लगता ना, ई ना लिखते तो बुझाई भी नहीं करता, कैसे कर दिए। कुछ लोग का महीनिया होता है कि ज्यादा बोर्ड पर लिख दिए मतलब ज्यादा टाइम लगा। अरे थ्योरी लिखे हैं, हमारा बड़कपन है कि लिख दिए हैं, नहीं तो पार कर देते डायरेक्ट, है ना, पार कर दे फिर दिक्कत होता आपका। तो ये थ्योरी है, अगर याद है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, नहीं याद है तो छाप लीजिए। हमने किया क्या? हमने सिर्फ यही किया है। अब इसमें भी करने में यदि आपको टाइम लग रहा था फिर छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई करना ना। हाँ, बी स्क्वायर 256 माइनस 4ac 4 दूना 8 दिए 24, 256 में 24 घटा प्लस खत्म। 10 का स्क्वायर 100 में से 4 दूना 8 घटेगा, माइनस माइनस प्लस जुटेगा तो भी माइनस में नहीं आ रहा है। 8 का स्क्वायर 64 में से कुछ जुटेगा, ये भी माइनस में नहीं आ रहा है। 9 का स्क्वायर 81 में से 4ac तो चर्चों के 1696 घटेगा, आ गया माइनस में, उत्तर मार दे। कितना टाइम लगेगा आपका? बोले में टाइम लगा, सोचे में और कम लगता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब समझाने में तो हमको समय लगबे करेगा, है ना, क्योंकि सबको लेके चलना है। आगे बढ़ते हैं। ई सवाल है। अब एक कॉन्सेप्ट याद है तो सवाल यूं ही हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो फिर माऊ माऊ करते रहिए फिर, है ना। हाँ, झूठ कह रहे हैं। अब हम इसका थ्योरियो बताएंगे, हमारा काम है वही है। सुनिए, यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये रोज 10 को ऐसा लिखते हैं थ्योरी। अभ्यास करते रहिए, इन सारी चीज को याद करिए, सवाल अभ्यास करिए। महीने 2 महीने में काफी कुछ आपके अंदर है, काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा आपका। देखिए देन यहां पर याद रखना है कि tan a इंटू tan b 1 होता है, और कहिएगा तो कुछ कुछ लिख देंगे cot a इंटू cot b 1 होता है। कभी कभी जैसे tan में है tan, कभी cot भी रहेगा। इस तरह के सवाल में आपको याद रखना है कि अगर एंगल जोड़ने पर 90 पुर रहा है, अगर एंगल जोड़ने पर 90 पुर रहा है तो याद रखना हमेशा tan a गुना tan b क्या होता है। अगर tan a गुना tan b 1 है तो पक्का a प्लस b कितना होगा? 90 होगा। अगर a प्लस b 90 है तो पक्का tan का गुणनफल 1 होगा। तो आप इस सवाल में देखिए, tan के साथ इतना एंगल है, फिर tan के साथ इतना एंगल है, ठीक है। और पता है tan गुना tan बराबर कितना है? जैसे ही tan गुना tan बराबर 1 दिखा, याद आ गया कि tan गुना tan 1 एक के शर्त पे होइबे करता है, जब एंगल का सम 90 हो, जब एंगल का सम 90 हो, जब एंगल का सम 90 हो। आप देख लो, इसका एंगल कितना है जी? 8 थीटा माइनस 11 डिग्री, और इसका एंगल कितना है? 11 थीटा माइनस 13 है, तो दोनों का सम कितना होगा? 90। बोलिए 11 थीटा और 8 थीटा कितना? 19 थीटा हो गया। और माइनस का 13 और माइनस का 11, बोलिए माइनस का 24, और माइनस का 24 गया उधर प्लस में, कितना हो गया? 114। तो 19 से कट जाएगा 6 बार में, तो थीटा का मान कितना आ गया? 6 डिग्री आ गया। थीटा का मान 6 डिग्री आ गया। अब जो सवाल पूछता है उसमें बैठा देंगे। बोलिए थीटा का मान 6 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और फिर यहां 6 बचे 30, यानी cos 30 डिग्री हो जाएगा। अब बोलिए साइन 60 का मान √3 और cos 30 का मान √3/2, तो √3/2 और √3/2 जुटेगा तो आंसर √3 हो जाएगा आपका। अब कहिए क्या करना है? यही तो करना है। अब बहुते अपने अभ्यास किया तो यहीं पे जोड़ लेंगे कि 11 8 होना 20 है,
इधर कितना 14, 90 में जाके जुड़ जाएगा 114, 19 छक 14 यहां से थीटा का मान 6। सीधे सीधे बैठाना है कि 10 छक 60 और 5 छक 30। साइन 60 का मान √3/2 और cos 30 का मान √3/2। √3/2 2 बार जुटेगा √3 हो जाएगा। अब बाकी तो याद रखना जिनको नहीं पता है। अगर यही यहां पे tan के जगह पे cot रखता ना तो भी आपका नियम यही लगता। कुछ कहना है तो बोलिए। सर एलपी में मैथ्स का 25 प्रश्न बनना चाहिए। अरे एकदम 100% बनेगा, है ना। अभी वैकेंसी नहीं आया, अभी पूरी शिद्दत से अभी से लगे रहिए, है ना। सीजनली मेढक मत बनिएगा कि जब वैकेंसी आएगा तब शुरू करेंगे, तो मामला वहीं फंसता है। एकदम लगे रहना है आपका, कभी नहीं छोड़ना है। जब तक ना हो तब तक एकदम बाझल रहना है दिन रात ओकरे फेरा में। किसके फेरा में? मतलब एलपी का देना है तो एलपी के फेरा में, सीएचएसएल देना है सीएचएसएल का, सीजीएल देना है तो उसके फेरा में, है ना। एकदम बाझल रहना है। और ऐसा नहीं कि जब वैकेंसी दे तब बाझना है, पहले से बाझल रहना है, उसी का सिलेक्शन होता है। सुनिएगा, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। बताइए, द्विघात समीकरण का दो मूल, एक अल्फा दूसरा बीटा। जेनविनली हम लोग यही दो तो मूल मानते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया भाई 7, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 12। अरे पकड़ा गया 4 और 3। छोट छोट संख्या है, नहीं सोच सकते हैं, बुझौनिया हो गया कि वैसी दो संख्या कौन जिसे जोड़ने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 12 हो जाए। 4 और 3, 4 3 7 और 4 3 12 नहीं हो गया। एक मतलब एक मूल होगा 4 होगा और दूसरा कितना होगा 3 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट से, एक अल्फा दूसरा बीटा, दोनों का सम दे रखा है 7 और प्रोडक्ट दे रखा है 12। तो अल्फा प्लस बीटा 7, अल्फा इंटू बीटा 12। सोचिए अल्फा बीटा क्या हो सकता है, यही 4 और 3 होगा। 4 और 3 होगा। अब सवाल कहता है यदि बृहत, बृहत मतलब क्या समझते हैं, बड़ा, और लघु मतलब छोटा। सवाल कहता है यदि बृहत मूल को आधा, देखो यहां पर नया वाला रूट्स लिखना है, न्यू रूट्स, नया मूल, मूल ये तो पुराना मूल है दोनों। कहता है कि यदि बृहत मूल को आधा, बड़ा वाले मूल को आधा, बोलिए बड़ा वाला मूल 4 है तो 4 का आधा 2, और लघु मूल को दुगुना, छोटा वाला मूल कौन था 3 का डबल 6, यानी नया वाला रूट से ये दोनों मिल गया अल्फा बीटा। अब सवाल कहता है कि ये दोनों यदि द्विघात समीकरण का रूट्स है तब कहता है द्विघात समीकरण कौन सा होगा। तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप ऑप्शन में x का मान दूर रख के चेक करिए, सेटिस्फाइड करेगा, 6 रख के चेक करिए, सेटिस्फाइड करेगा। क्योंकि इन दोनों रूट्स के लिए जो भी सही इक्वेशन होगा वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। x का मान दूर रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। है कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें ऐसा हो रहा है? 4 में, बी में, 2 नंबर में रख लो। 2 का स्क्वायर 4 और 8 दूना 16, तो 12 4 16 में 16 घटा 0। 6 रखिए, 6 का स्क्वायर 36, 36 36 और 36 और 12 48, 8 6 48 माइनस में 0 आ रहा। ऑप्शन नंबर बी। सी कैसे होगा जी, सब प्लस में है, कहां से हो जाएगा? 0 होगा, कभी नहीं होगा। और नहीं तो एक और उपाय है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये चीज सभी को याद रखना है। देखिए एक्स स्क्वायर, बोलिए मूलों का योगफल कितना, तो 6 2 8, 6 2 8, मूलों का योगफल 8 तो हो जाएगा 8x। अब मूलों का गुणनफल 6 दूना 12 बराबर 0 आ गया कि नहीं बी नंबर आपका है? तो एक तो ऑप्शन में बैठा के चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर सवाल में मूल दिया रहे या मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो समीकरण बराबर ही फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा तो कितना 6 2 8 और अल्फा इंटू बीटा 6 दूना 12 रख दिए। देखिए एज इट इज एकदम मिल गया बी नंबर ऑप्शन। कुछ कहना है बोलिएगा। तो सब जो भी चीजें है देखिए, ये जिनको नहीं याद है याद करिए। बहुत जैसे इसमें तो आप क्या किए, इसमें ऑप्शन से कर लिए ना,
इसका जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन कभी कभी सवाल आपको मजबूर कर देगा, ऑप्शन से हो नहीं सकता है, यही वाला आना ही चाहिए, तभी वो सवाल हिलता है। कभी ऐसा भी होता है सवाल आपका, ये आना ही चाहिए, इसलिए जानकारी ऑप्शन का भी रखना, ये भी याद रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो सवाल संख्या 16 कहता है पिता की वर्तमान आयु उसके 4 बेटे की आयु के योगफल के बराबर है। लीजिए जी, ये उसका पिता हो गया और इसका 4 बेटा हो गया, और वर्तमान में उनके बीच का रेशियो क्या 1:1 है, बराबर है, मतलब 1:1 है। 4 गो बेटा का इकट्ठा और बाप का अकेला, वर्तमान में बराबर है। 10 साल बाद बच्चों की आयु का योगफल पिता की आयु का 1.6 गुना हो जाएगा। 1.6 को क्या कहेंगे, 16/10 यानी 8/, बच्चों की आयु का योगफल पिता की आयु का 8/5 हो जाएगा। तो पिता का कितना 5 और बच्चों का 8, बच्चा का ज्यादा हो जा रहा है पिता से। कुछ सोचेंगे ये कैसे हो गया, तो 4 गुना बेटा मिला के है जी, बच्चों का ज्यादा उम्र हो गया पिता से, तो 4 गो को मिला के, सिंगल का कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, होगा कभी नहीं आपका होगा, 4 गो बेटा इसलिए ऐसा हो रहा है ना। हाँ, तो कहने का मतलब हमारा ये है। अब सुनिए जी, पिता की वर्तमान आयु पूछता है। एक बात बताइए, समय कितना बढ़ा, 10 साल समय बढ़ा, 10 साल समय बढ़ा, तो रेशियो कितना बढ़ा, रेशियो इक्वल बढ़ा नहीं बढ़ा। आंसर किसी का आया है 40 है। तो यहां पर देखिए हम इसको बैलेंस करेंगे, और इसमें कितने का अंतर बोलिए, 3 का अंतर, तो यहां गुणा कर देंगे हम, और यहां 0 का अंतर, 0 से तो गुणा कर नहीं सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है लगता है क्या। बैलेंसिंग 4 गो पर 40 बढ़ेगा ना वहां पर जी, तो यहां पर पिता है और यहां पर बेटा है, तो यहां कितना बढ़ा 4 बढ़ा, और यहां पे कितना बढ़ रहा है 40 साल बढ़ रहा है। ये बैलेंसिंग से बनेगा सवाल ये। यहां पे एक लोग नहीं ना, 4 बेटा है, पिता में सिर्फ बढ़ेगा कितना 10 साल, अब बेटा में पता है कितना बढ़ेगा 40 बढ़ेगा आपका। जितना यहां बढ़ेगा उसका 4 गुना यहां बढ़ना चाहिए, ना कि बराबर बढ़ना चाहिए। तब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से अगर हम गुणा कर देंगे तो 3 बढ़ेगा, और यहां कितना बढ़ेगा 6 बढ़ेगा। नहीं होगा आपका, ऐसे मत करो, ये खिचड़ी हो जाएगा, फिर बैलेंस ऐसे नहीं हो रहा है। आप तरीके को बदल दीजिए, तरीके को बदल दीजिए, तरीका ढेर सारा है। ऐसा करिए, बराबर है, उम्र बराबर है, तो ऐसा करिए, पिता की उम्र को हमने x मान लिया, तो 4 बेटा का भी x कर दिए प्रेजेंट में, ठीक है। बताइए 10 साल के बाद पिता का उम्र कितना, x + 10, और 10 साल बाद इसका उम्र कितना, x + 40। यही तो अलग है, इस अलग कर रहा है सवाल को। 4 लोग है ना, तो 10 साल समय बढ़ने का मतलब है चारों में 10-10 साल का वृद्धि होना, इसमें 40 का वृद्धि हो रहा है। 10 साल बाद पिता का उम्र और ये 4 बेटा का उम्र है। अब सवाल में क्या कहता है जी, कि बेटा का उम्र 1.6 गुना हो जाता है, ये 1.6 गुना होता है, तो इसमें हम 1.6 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। 1.6 गुना ये हो रहा है, तो इसमें 1.6 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब चलिए बोलिए, यहां पर सब लोग बोलिए, 1.6 x में से x घटेगा तो 0.6x हो जाएगा, और यहां पर 1.6 को 10 से गुणा करेंगे 16, और 16 जाके 40 में से घटेगा तो 24 हो जाएगा। होगा कि नहीं जी, ये कितना हो गया 6/10, तो 6 से कटेगा 4 बार में, और 10 जाके गुना होगा तो x का मान 40, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं बजाया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, छाप लीजिए पहले।
पिता और 4 बेटे का उम्र का योगफल बराबर है, तो हमने पिता का वर्तमान उम्र x मान लिया और 4 बेटा का उम्र को हमने x मान लिया। कितना कितना किसका है, कौन बेटा का, उस हम नहीं दिया है, इकट्ठा बस लेना है x x। यही पिता का उम्र पूछ रहा है, x का मान निकालना है। 10 साल बाद जाएंगे तो पिता सिर्फ एक ही, तो 10 बढ़ेगा, और बेटा 4 गो है तो चारों में 10-10 साल का वृद्धि होगा, यानी टोटल बेटा में इंक्रीमेंट 40 साल का होगा। हमने x + 40 कर दिया। अब बेटा जो है वो 1.6 गुना हो जाता है, ये 1.6 गुना है तो उसमें 1.6 से गुना करेंगे तो जाकर बराबर हो जाएगा। अब सॉल्व किए तो x का मान 40 आ गया, उत्तर हो गया। कुछ लोग ये सोचेंगे, इस कर सकते हैं क्या कि पहला बेटा का कितना, दूसरा बेटा कितना, तीसरा बेटा कितना, चौथा बेटा कितना निकलेगा? नहीं निकलेगा, इस सवाल में नहीं निकाला जा सकता है। बस चारों बेटा का 40 साल निकल जाएगा। अब 40 में कितना कौन बेटा का उम्र नहीं निकलेगा, सवाल में वैसा कुछ नहीं दिया है। आइए जी, लॉगरिथम का सवाल है यहां पर। देखिए हमारा लॉग का सवाल क्या कहता है। सबसे पहली चीज तो लॉग का नियम है। देखिए यहां पर बेस 10 है और यहां भी बेस कितना है? अच्छा, बीच में साइन क्या है? लॉग का नियम है कि जब लॉग के बीच में साइन प्लस हो तो उसको गुणा में लिखते हैं, प्लस में हो तो गुणा में लिखते हैं और माइनस में हो तो भाग में लिखते हैं। मतलब यहां पर नियम ये लगेगा कि log a प्लस log b बराबर होता है log a गुना b होता है। log a प्लस log b बराबर क्या होता है? log a गुणा b होता है, a गुणा b होता है ना, a गुणा b होता है। अब सुनिए सब लोग, देखिए log पता है क्या होगा? x गुना x स्क्वायर होगा आपका। देखो x का लॉग निकालना था, यहां x स्क्वायर का लॉग, बीच में साइन प्लस है, गुणा कर दिया x गुना x स्क्वायर। अब बेस में कितना है जो है सो लिख दीजिए 10। और उधर के क्या है जी? उधर क्या है? 2 log। एक चीज और याद रखिए, लॉग के साथ जो गुना में होता है ना वो पावर में जाता है। ये लॉग का भी नियम है कि लॉग के साथ जो पीछे गुना में होता है वो पावर में जाता है। मतलब हो जाएगा log x + 1 है ना, हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। log x + 1 का होल स्क्वायर और बेस में 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बताइए यहां log से log खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा? x³ बराबर x + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा 1 अलग है क्या? अच्छा अच्छा, कोष्ट नहीं है, है ना। तो 10 का क्यू 11 नहीं, वो 1 अलग है जी, 1 अलग है, 1 अलग है, कोई बात नहीं। देखिए 1 अलग है यहां पर। तो आप बताइए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर लिख देंगे, है कि नहीं बात? ये log के साथ गुणा में 2 है तो स्क्वायर कर दिए और इधर प्लस का 1 कर दिए, है ना। अब यहां पर देख लो, ये हो जाएगा आपका log x³ हो जाएगा और बेस में कितना हो जाएगा? 10। और यहां पे देखिए log x स्क्वायर और बेस में 10। क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे? log 10 और बेस 10। log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान 1 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहां पे हो गया log x³ और बेस में 10, इधर देखिए फिर बीच में साइन प्लस, तो फिर गुणा में हम करेंगे तो आपका हो जाएगा log 10x स्क्वायर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा x स्क्वायर गुणा 10। अब log से log क्या होगा? इधर खत्म हो जाएगा। अब बोलिए यहां पर क्या हो जाएगा? x³ बराबर 10x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इधर खत्म, x इधर, x का मान 10। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा आपका, है ना। ये 1 अलग है, अगर एक साथ रहता ना तो इसे कोष्ट लगा हुआ होता है यहां पर। कैसे कैसे कर दिए, नोट करिए एक बार, फिर से रिपीट करते हैं। log का नियम सबसे पहले आप सबको याद नहीं होगा, कुछ लोग को तभी नहीं बुझा रहा है। log मैंने YouTube पे पढ़ाया है कंप्लीट आपका कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले कंप्लीट log, तो वो तो देखना नहीं है
है ना, ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे का, उसका फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो लॉग का नियम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, रूल है, लगा दिए, बीच में साइन प्लस है, गुणा करते हैं, x गुना एक्स स्क्वायर हो गया ये। अब फिर लॉग का ये भी नियम है कि लॉग के साथ गुना में 2 है तो पावर में जाता है, तो लॉग एक्स स्क्वायर बेस 10 अब प्लस में 1। देखो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, एक्स क्यू हो गया, इसको ज्यों कहते हो। और लॉग 10 का मान 1 होता है, याद रखना, लॉग 10 का मान 1 होता है, तो 1 के जगह पे हमने लिख दिया लॉग 10 बेस 10। लॉग 10 का मान 1 होता है, लॉग 10 का मान 1, याद रखना है। तो हमने यहां पर लिख दिया लॉग 1 के जगह पे लॉग 10 लिख दिए। अब बोलिए फिर लॉग है, बीच में साइन प्लस है, तो फिर गुणा होगा, एक्स स्क्वायर गुणा 10, 10x स्क्वायर हो जाएगा, इधर एक्स क्यूब, लॉग लॉग दोनों साइड अकेले तो खत्म हो गया। अब बोलिए एक्स क्यूब बराबर 10x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर कटा, फिर भी एगो एक्स इधर रह गया है, तो x बराबर 10 हो गया। कोई विद्यार्थी जानते हैं ये भी काम कर सकते हैं, और में ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका, जहां x है वहां 10 बैठाएंगे। सुनिएगा सब लोग, यहां बैठाएंगे 10 और यहां बैठाएंगे 10, यहां भी बैठाएंगे 10। अब बोलिए log 10 का मान 1। देखो पावर पीछे गुना में आ जाएगा, पावर पीछे ऐसे भी देखिए, 10 का स्क्वायर 100 है, तो log 1 100 का मान 2 होता है। log 10 का मान 1, 100 का मान 2, 1000 का मान 3, 10,000 का मान 4, 1 लाख का मान 5, 6 को 0 उतने मान होता है log का, याद रखना। तो ये हो गया कितना 100, तो इसका मान 2 हो गया, तो LHS में कितना मिला 3। अब बोलिए log 10 का मान 1 और 1 गुना 2 2 और प्लस 1, RHS में भी 3 मिल गया, RHS में भी 3, LHS में भी 3, क्या लेने पर 10 लेने पर, तो x का मान 10 सही है। फिर दूसरा आपका अटेम्प्ट ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें याद रखना log 10 का मान 1, log 100 का मान 2, log 1000 का मान 3, जितना 0 उतने मान याद रखना। एक तरीका हमारा ये हो सकता है। चलिए आइए, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 है, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। कहता है स्थिर जल में एक मोटर बोट की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की चाल दिया है 30 और 60 किलोमीटर धारा के दिशा में जाती है और 9.5 घंटे में वापस आती है। तो गई जब 60 किलोमीटर तो वापस भी आएगी 60 किलोमीटर, तो धारा की चाल कितना है? सुनिएगा जी, 60 किलोमीटर धारा के दिशा में जाएंगे, तो धारा के दिशा में जाएंगे तो स्पीड जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। धारा के साथ में गति बढ़ जाता है, धारा भी धकेल देता है, सपोर्ट कर देता है। तो नाव की चाल 30 है और धारा की चाल x कर दी है ना। ये हो गया दूरी अब बटा चाल, समय हो गया जाने का, फिर 60 किलोमीटर वापस लौटना है, तो गया धारा के साथ तो आएगा विपरीत, और विपरीत में स्पीड घटता है, तो यहां पे हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा आपका। तो दूरी बटा चाल जाने का समय, दूरी बटा चाल आने का समय जब जोड़ दिया जाए तो दिया है 9.5 घंटा आपका। 9.5 का मतलब 4.5 दिया है। अब यहां पर धारा की चाल यानी x का मान निकालना है, तो अगर बेसिकली सोल्व करते हैं तो ये मां बेवकूफी वाली बात हो गई। सीधे क्या लगा देना है, सीधे ऑप्शन चढ़ाना है, देखना है कि LHS में x के जगह पर क्या रखे जिससे कि 4.5 मिलेगा। बोलिए आंसर है 10, तो 10 आंसर हो गया। देखिए 30 10 40, 40 से भाग दिए तो यहां 1.5 हो गया, और 30 में 10 घटा 20, 20 से भाग दिए 60 में 3 हो गया, 3 1.5 4.5 पुर गया, यानी आंसर हमारा 10 बिल्कुल सही है। कुछ पूछना है इसमें किसी को? नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, आप बता सकते हैं कितने आभास संख्या है? 2 आभास संख्या है। कोई पूछेगा कि 2 आभास संख्या का HCF कितना होगा? HCF 1। 2 आभास संख्या का LCM क्या होगा? तो याद रखना है संख्या का गुणनफल होता है। इस बात की जानकारी आप सारे विद्यार्थी को होना चाहिए, है ना। 2 आभाज्य संख्या, 2 को आभाज्य संख्या आप कोई भी ले लीजिए अपने मन से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका HCF निकालो, हमेशा 1 आएगा, और LCM वही आएगा जितना गुणा करने पर आएगा।
आभाज्य संख्या का एचसीएफ ऑलवेज 1 और एलसीएम हमेशा क्या होगा, संख्या गुणा। जैसे 3 और 5 क्या आभाज्य संख्या है कि नहीं है? कोई पूछेगा 3 5 का एलसीएम बताओ, तो 3 गुना 5 गुणनफल ही एलसीएम होता है और एचसीएफ 1 होता है। तो यहां पर सवाल में कहता है कि दो आभाज्य संख्या पी और क्यू है जिसका लसअ 2231 है। लसअ क्या है, 2200। अब पी और क्यू क्या है, आभाज्य संख्या है। इसका मतलब आप क्लियर समझ जाओ कि पी गुना क्यू 2231 दे रखा है, क्योंकि जो लसअ होता है ना वो संख्या का गुणनफल होता है। यानी पी और क्यू अगर दोनों आभाज्य संख्या है और उसका वो लसअ है तो वो सिर्फ लसअ ही नहीं है, वो पी और क्यू का गुणनफल है। समझो लसअ नहीं दिया है, पी गुना क्यू बराबर दिया है। तो सोचिए वह दो संख्या कौन कौन, वह दो आभाज्य संख्या कौन कौन जिसको गुणा करने पर ही आएगा, है ना? ये जानते हैं गुणनफल तनी बड़ है और दुइये गो संख्या है कर मतलब पक्का तनी हैवी दूगो संख्या होगा, एकदम इतना तो कंफर्म है। उधर जब गुणनफल बड़ा है इधर ही दोनों आभाज्य संख्या नहीं पक्का दोनों हैवी आभाज्य संख्या होगा, है ना? अब आभाज्य संख्या कोई भी भाज्यता का भी नियम नहीं होता है और आभाज्य संख्या हैवी भी होगा। और सवाल में ये भी नहीं पूछता है कि आभाज्य संख्या कौन कौन की, ऑप्शन चेक कर ले। पता है क्या पूछा है, दोनों का अंतर पूछा है जिसमें पी बड़ा है क्यू से। तो आपको यहां पर पी और क्यू दोनों निकालना ही होगा। तो देखिए कि ये कटता किससे है, कौन सी आभाज्य संख्या से? 2 से कट रहा है, नहीं कटेगा। विभाज्यता का नियम आपको हेल्प करेगा। 3 से कट रहा है, 2 2 4 3 7 1 8 अंकों का योगफल 8, 3 से नहीं कट रहा है। फिर 5 से कट रहा है, नहीं कटेगा। 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 11 से कट रहा है, 2 1 3 3 2 5 अंकों का अंतर दोबारा नहीं कट रहा है। 13 से कट रहा है तो 13 एकम 13 और 9 पर 3 93 63 91 2 पर 21 13 से नहीं कट रहा है। फिर 13 के बाद सीधे जाइए 17 पे नहीं कट रहा है। फिर 19 पर नहीं कट रहा, 23 पर जाइए कट जा रहा है। 23 से इसमें भाग दीजिए, 97 बार में भाग लग गया आपका, सही बोल रहे हैं। 23 से भाग दीजिए, 97 बार में भाग लग गया। इसका मतलब दो संख्या निकल चुका है, 23 और 97। देख लो 97 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है और इन दोनों को गुणा करके देख लीजिए यही पुर रहा है। ठीक है, सवाल कहता है कि इसमें अंतर बताओ पी और क्यू का, तो 97 में 23 घटे 74 आंसर हो गया, सी नंबर ऑप्शन। तो सोचना पड़ेगा 2 से 3 से 5 से 7 से, और विभाज्यता का नियम जहां पे लग रहा है लगाइए। 17 से भी नहीं कट रहा है, 19 से 23 पर जाके कट जा रहा, भाग देके देख लीजिएगा। और 23 से भाग दीजिएगा तो 97 बार में कट रहा है, तो हो गया दूगो आभाज्य संख्या 23 97। अब किसी से ही भाग भी नहीं लगेगा इसके बाद। तो यही है पी और क्यू का मान, बड़का वाला पी छोटका वाला क्यू, बड़का में छोटका घटा देना, आंसर 74 हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को इसमें? बोलिए आभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है इसका? 1 होता है। देखो छोटा सवाल था, बढ़िया सवाल था ये, आपका बड़ा डाटा पर रेयर सवाल देखने को मिलता है। देखिए 3 धावक एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं और वे एक चक्कर इतने मिनट में लगाते हैं। गोल गोल सर्कुलर पाथ है और 3 धावक कितने मिनट में एक चक्कर लगाता है दिया हुआ है। तो कहता है बताओ वह कौन सा ऐसा टाइम है जिस पर तीनों एक साथ मिलेगा? कौन सा ऐसा टाइम है जिस पर तीनों घंटी एक साथ बजेगा? कौन सा ऐसा टाइम है जिस पर सभी सिग्नल की बत्तियां एक साथ रंग बदलेगी? तो इस तरह का जब भी समय निकालना हो दिए गए समय का एलसीएम करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। बोलिए इसका एलसीएम 420 घंटा और 420 घंटा का मिनट और 420 घंटा का मतलब 420 मिनट का मतलब 7 घंटा आपका। जब भी आपसे पूछेगा वह कौन सा ऐसा टाइम है जिस पर सभी धावक एक साथ मिलेगा, वह कौन सा ऐसा टाइम है जिस पर सभी सिग्नल की बत्तियां एक साथ रंग बदलेगी, तो हमेशा हम एलसीएम करते हैं। 420 मिनट आ गया जिसका मतलब 7 घंटा होता है। ठीक है, हाँ 7 घंटा आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा एक सवाल है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। एक द्विअंकीय संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 8 है। लीजिए भाई, 2 अंक का संख्या है और इकाई अंक और दहाई अंक का गुणनफल 8 है। यदि इस संख्या में 63 जोड़ दिया जाए तो अंक बदल जाता है, तो अंकों का योगफल कितना है? तो यहां पर सोचिए, सारे विद्यार्थी यहां पर गेस करिए। गेसिंग नंबर क्या क्या हो सकता है?
अंक को गुणा करने पर 8 होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो 1 पर 8 18 होगा, फिर यहां पर 2 पर 4 24 होगा कि नहीं। और फिर बस इकाई और दहाई अंक को गुणा करने पर 8 आना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बुझौनिया हो गया कि वह 2 अंक की संख्या कौन जिसके इकाई अंक दहाई अंक को गुणा करने पर 8 आवे। तो आपका जवाब होगा कि सर 18 होगा, 24 होगा, उलट दीजिए 8 पर 1 81 होगा और 4 पर 2 42 होगा। क्या इसके अलावा और होगा? बोलिए 36। गुणा करके देखिए, अंक को गुणा करने पर 8 आना चाहिए, सवाल बोल रहा है साहब का। तो पॉसिबिलिटी जो है या गेसिंग नंबर हमारा यही होगा आपका, है ना। ये थोड़ा माथा दौड़ाइए, कौन कौन हो सकता है, तो यही हो सकता है। अब इसमें 4 गो में सही वाला संख्या कौन है वो कैसे पकड़ाएगा? तो कहता है कि 63 जोड़ने पर अंक पलट जाता है। तो तनिक 63 जोड़िए, 81 आ गया ना, 81 आ गया, तो पलट तो गया जी। अरे 1 पर 8 था और 63 जोड़े तो 8 पर 1 हो गया। एक मतलब यही हमारा ओरिजिनल संख्या है, बाकी सब गोली मारी, हटाइए इसको। ओरिजिनल संख्या हमारा कौन है? 18 है, मिल गया। अब सवाल कह रहे अंकों का योगफल बताओ, तो 18 में अंक को जोड़ देंगे तो 1 और 8 9। हमारा आंसर कौन सा? डी हो जाएगा आपका। नहीं होगा तो ऐसे करना है, XY के फेरा में नहीं रहना है, ऑप्शन से भी नहीं कर सकते हैं। जब भी इस तरह का सवाल हो आप नंबर को गेस करके सोच के आप कर सकते हैं। चलिए यहां पर 22 नंबर सवाल, आंसर बताइएगा। 261। तुक्का मार दिए कि निकाले हैं? ऑप्शन से, ऑप्शन से नहीं करना है, ऑप्शन से थोड़ी ना बनेगा जी। ये नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शन से कैसे बन जाएगा? ये गजब बात है भाई, हमें भी सिखाइए ऑप्शन से अगर पकड़ाएगा तो। कहता है नंबर ऑफ जीरोज, है ना। देखिए इकरा में तो नहीं माथा लगाना है, सीखना है, क्योंकि सवाल इस सीधा नहीं है, टेढ़ा है। पावर देख, बेस है बढ़ते क्रम 1 2 3 4 5, और पावर है 50 49 48 47 ऐसे है ना। सुनिएगा, देखिए मेरी बात को सुनिए, बेस जो है ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है, लगातार है। तो यहां पर हमको शून्य की संख्या निकालना है। तो यहां पर जान लीजिए शून्यों की संख्या, यानी सीखिएगा नहीं तो पार कर जाएगा। शून्यों की संख्या का मतलब 5 की संख्या होगा, 5 की संख्या। एक बात बताइए, जीरो का निर्माण कैसे होता है? 5 और 2 मिलने से। एगो 5 और एगो 2 जब मिलेगा तो एक जीरो बनेगा, ध्यान रखना है ना। मैं अगर आपसे पूछ दूं कि 1 से लेकर के 50 तक में कम संख्या में कौन होगा, 2 की 5, तो आपका जवाब होगा 5। 2 तो जगह जगह है, 2 पर, फिर 4 में, फिर 6 में, फिर 8 में, फिर 10 में। 2 तो बहुत जगह है, लेकिन 5 जो है वो 5 में पहली बार, फिर 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में। तो कहने का मतलब 1 से अगर लगातार कभी बेस रहेगा तो हमेशा याद रखना कम संख्या में 2 नहीं 5 पाया जाएगा। और मैं एक बात आपको बता दूं कि 2 और 5 में जो कम संख्या में पाया जाता है वही नंबर ऑफ जीरोज होता है। जैसे 2 आपको दे दिए हम 10 गो, अब 5 दिए केवल 3 गो, कै गो जीरो आप बनाइएगा? केवल 3 गो। एगो 5 एगो 2 एगो जीरो, फिर 5 2 जीरो, फिर एगो 5 2 जीरो, फिर 5 खत्म हो गया। तो अकेला जो है चना भाड़ा नहीं फोड़ सकता है, अकेला 2 जो है जीरो नहीं बना सकता है ना। तो इन दोनों में कम है ना 3 गो 5, तो उतने जीरो बनेगा। 2 और 5 में जो कम होता है उतना जीरो बनता है। तो जब बेस लगातार है तो याद रखना हमेशा कम पाया जाएगा 5 ना कि 2। इसलिए शून्यों की संख्या मतलब 5 की संख्या। अब आपको निकालना है यहां पर आप सभी को निकालना है कि 5 कैगो होगा। तो 5 पहले बताइए कि मिलेगा कहां कहां? 5 कहां कहां मिलेगा? जय गो 5 उतने नंबर ऑफ जीरो। 4 गो ऑप्शन में से कोई एगो ऑप्शन आएगा 5 की संख्या, है ना। तो सबसे पहले बताइए 5 कहां कहां मिलेगा? तो सबसे पहली बार मिलेगा 5 के पावर 46 में मिलेगा।
अब सोच रहे होंगे सर 5 के पावर 46 कैसे लिखे, हमारा बुझा नहीं रहा, 45 लिखे कि 44 लिखे। तो मेरी बात को सुनिए, मैं बता रहा हूं, सुनिएगा आप, है ना। आप यहां जोड़िए 1 और 50, अरे बेस पावर जोड़िए 51, यहां जोड़िए बेस पावर, यहां बेस पावर जोड़िए, तो कुछ पकड़ में आ रहा है कि हर जगह बेस पावर का सम 51 होगा। तो यहां बेस में जब 5 है तब पावर में 46 होगा, तबे तो 46 5 51 पूरेगा। ऐसे पकड़ना है ना, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो देखो 5 यहां देखो 5 के पावर 46 में मिलेगा 5, बेस बढ़ रहा है, फिर 10 के पावर 41 में मिलेगा, देखो 41 10 51, फिर पता है किस में मिलेगा, फिर मिलेगा 15 के पावर 36, देखो 36 15 51 है कि नहीं बात। फिर पता है 20 के पावर 31 में मिलेगा, फिर 25 के पावर 26 में मिलेगा, उसी प्रकार आपका 30 के पावर 21 में मिलेगा, फिर डॉट 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 डॉट। इस समझने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखेगा नहीं बुझाएगा। 5 कहां मिल रहा है ये चीज पहले देखिए, यहीं पे 5 मिल रहा है, सबसे आखिरी में 5 कहां मिल रहा है, 50 में, 50 के पावर 1 है आपका, है ना। वेट एंड वॉच। देखिए तो यहां पर 5 कै को मिल रहा है भाई, 46 को मिल रहा है, यहां 5 कै को मिल रहा है, 41 को। देखो 10 का मतलब होता है 5 गुना 2 और का पावर में 41, इसका मतलब 5 कै को मिला, 41 को, यहां 5 46 को। तो 5 देखो मिलेगा 46 को, फिर 5 मिलेगा 41 को, फिर 5 कै को मिलेगा 36 को, वैसे ही डॉट 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 डॉट, फिर 5 कै को मिलेगा 1 को। ठीक है, और सुनिए यहां जो दिख रहा है ना, यहां पर 5 गुना 5 का पावर 26 है, इसका मतलब 5 कै को मिलेगा, 26 को, और 26 को और 52 को 5 मिलेगा ना। 5 यहां कै को मिलेगा, 52 को, लेकिन इसमें 26 को जुटा है, तो अलग से उधर आपको जोड़ना पड़ेगा 26 को यहां पर आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 26 को 5 इसमें जुट गया और 26 को 5 उधर जुट गया, तो बात बराबर हो गया। अब फिर देखिए 50 का मतलब क्या होता है, 5 गुना 2 के पावर 1, यानी 50 में 5 1 को नहीं मिला, 2 को मिला, तो 1 को 5 यहां जुट गया और 1 को 5 इसमें जुटेगा। इस तरह का जब भी सवाल हो, सीरीज बनता है, एक सीरीज में 5 का गैप होगा, अगला सीरीज में 25 का गैप होगा, उसके बाद 125 का गैप होता है, उसके बाद 625 का गैप होता है, उसके बाद 125 पे 625 3125 का गैप होता है, फिर 15625 का गैप होता है। ऐसा ही सीरीज बन, देखो 5-5 का गैप, उधर 25-25 का गैप, घटते क्रम में है। अब यहां से यहां तक जोड़ना है, यहां से यहां तक जोड़ना है, फिर जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा कोई ना कोई आपका। अब सवाल है इसको जोड़ेंगे कैसे, कहीं तो बहुत जगह पढ़ चुके हैं, जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले बताओ, इस सीरीज एपी में है क्या, सीरीज एपी में है, तो एपी में जोड़ने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं n/2 इंटू में फर्स्ट और प्लस में आपका लास्ट, ये जोड़ने के लिए। अब फिर यहां से यहां तक है कैगो, यहां से यहां तक संख्या है कैगो, गिनने के लिए n का मान निकालने के लिए हम लगाते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस में 1। तो ये दोनों बात की जानकारी आप सभी को होना चाहिए, है ना। अब सुनिएगा, यहां से यहां तक कैगो है, तो इसमें लगा देंगे, बोलिए लास्ट कितना 1 और फर्स्ट कितना 46 और डिफरेंस कितने का, तो 41 में से 46 घटेंगे तो -5 का और प्लस का 1 हो जाएगा। तो बोलिए जी -45 बटा -5, 9 + 1 10 हो गया। तो यहां से यहां तक संख्या 10 को है, तो 10/2 जोड़ दीजिए, 10/2। अब फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 46 और 1 जोड़ेंगे, अरे बोलो 47, और प्लस में 26 और 1 27, 2 से कटेगा 5 बार में, 47 गुना 5 235 और प्लस में 27। आप जोड़ लीजिए, इकाई अंक 2 वाला 262 हमारा आंसर हो जाएगा। समझे,
अब देखो ये सब आपको याद रखना, इस सब की जानकारी होना चाहिए, कहां कहां 5 मिलता है। सवाल बनाए रखिएगा, सीखे रखिएगा, तो पता रहेगा, एग्जाम हॉल में लिखने का जरूरत नहीं है। ये 2 फॉर्मूला याद है तो एग्जाम हॉल में लिखने का जरूरत नहीं, लिखना सिर्फ ये आपका, ये लिखना है, ये लिखना, आंसर करना है। बड़े आगे तो उस समझाएं कि 5 मिलता कहां कहां है। जब भी इस तरह का सवाल हो, बेस बढ़ते क्रम में हो, बेस बढ़ते क्रम में हो, तो हमेशा याद रखना शून्यों की संख्या और 5 की संख्या। 5 कहां कहां मिल रहा है, तो सबसे पहले 5 के पावर 46 में 5 क्या को मिल रहा है, 46 को। वैसे ही 5 घटते क्रम में हमेशा होता है 41, 36, और फिर 5 क्या को, 1 को। अब फिर यहां पर देखो 5 क्या को मिलेगा, 5 के पावर 26 है, 5 के पावर 26, तो 26 इसमें जुटा और 26 का एक अलग ग्रुप बनाएंगे। अब फिर 5 यहां पर मिलेगा 1 को और, तो यहां पर आप 25 का गैप और यहां 5 का गैप। अब इसे जोड़ के यहां लिख दिए 235 और इसे जोड़ के यहां लिख दिए, आंसर हमारा हो गया 262। ठीक है, तो बाकी का जो है 3 सवाल हम अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की सेवा जो है यहीं तक, देर हो जाएगा। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, गर्ल्स को पहले निकालिए जी।